Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको याद होगा, अब तक हमने जब से अपना इस कोर्स का आरंभ किया है, हमने अपने डेटा के जो हमारी भिन्न भिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में बात करी है। और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपके पास कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही आती हैं और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अर्थात हमारा जो डेटा है उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है और हम उस इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब समस्या क्या है कि उस डेटा के अंदर बहुत सारी हमारी इन्फॉर्मेशन है और उसकी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए हमको उस डेटा की भाषा को समझ करके कुछ उसमें एक स्पेसिफिक टूल्स लगाने होते हैं और जब हम उस टूल को लगाने की कोशिश करते हैं तो हमको उस डेटा के अंदर निहित इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने मीन की बात करी तो हमने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन का सब निकाला और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। राइट, उसी तरह से हमने मीडियन की बात करी, मोड की बात करी, पार्टीशन वैल्यू की बात करी और उसके बाद हमने वेरिएबिलिटी की बात करी, वेरिएंस की बात करी इत्यादि। तो इन सभी चीज़ों में क्या हुआ कि हमारे डेटा के अंदर जो हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की इन्फॉर्मेशन छुपी होती है वो बाहर आ गई और बाहर ही नहीं आई अपितु उसने हमको एक क्वांटिफाइड वैल्यू दे दी और उस वैल्यू का इंटरप्रिटेशन भी करना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है कितना कि कोई भी डेटा में कौन सा मुझको टूल लगाना है उसको समझना। और जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक साइलेंट डेटा सेट होता है जो मुझसे कुछ नहीं कहता है और ये हमारा फैसला होता है कि उसके अंदर हम जिस तरह की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालना चाहते हैं उसके अनुरूप हम उसमें अपना जो सांख्यिकी का टूल है उसको लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमको उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पता करना है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी के रूल लगाएंगे। उसी तरीके से हमको अगर उसकी पार्टीशन वैल्यूज़ के बारे में पता करना है तो हम अपने पार्टीशन वैल्यूज़ के रूल लगाएंगे और ये फैसला करेंगे कि हमको क्वार्टाइल्स निकाल करके कि परसेंटाइल निकाल करके या कुछ और निकाल करके हमको उस डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन बाहर मिलती है कि नहीं मिलती है। उसी तरीके से जब अगर हमको उस डेटा की वेरिएबिलिटी के बारे में बात करना है तो हम वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन इत्यादि की बात करते हैं। और आपने देखा हमने आपको यहाँ पे इन टूल्स को डेवलप करके भी दिखाया है। यह कहना कि मुझको टूल पता है और उससे हम निकाल लेंगे, शायद इससे हमारा जो एम है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। हमको उसके पीछे के बेसिक फंडामेंटल समझने होते हैं। तो जिस तरीके से अब तक मैंने डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी की बात करी है तो आपको नहीं लगता कि हमारे डेटा के अंदर कुछ और तरीके की भी इंफॉर्मेशन होती है? हमारा कर्व सिमेट्रिक है कि नहीं है, उसका जो कर्व का जो हम्प है, जो उसकी ऊपर वाला पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अर्थात हम अगर अपने डेटा का फ्रीक्वेंसी कर्व अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा लगेगा और जिस तरीके के हमारा फ्रीक्वेंसी का जो कर्व होगा उसके अनुसार हम अपने डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे क्वांटिफाई करेंगे और उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। राइट, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। हमने अपने डेटा में से सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे स्टडी करना है उसके बारे में बात कर ली। हमने अपने उस डेटा का जो वेरिएशन का पार्ट है उसको कैसे स्टडी करना है, उसको कैसे समझना है उसकी बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम हमारे डेटा का जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन जैसा आपने देखा कि हमने जब मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, तो हमने अपने डेटा वैल्यूज़ x1, x2, xn को एक किसी पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करने की कोशिश करी
जैसे जब हमने वेरिएबिलिटी की बात करी तो हमने क्या किया, हर एक डेटा का उसके अर्थमेटिक मीन से या किसी भी सेंट्रल वैल्यू से या किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू से डेविएशन निकालने की कोशिश करी और उस डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका स्क्वायर करके हमने अपने जो भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं उनको निकाल लिया। उसी तरीके से हमारे जो डेटा के अंदर जो उसकी सिमेट्री होती है, जो उसका हम्प होता है कर्व का, उसको स्टडी करने के लिए भी हमको अपने टूल्स डेवलप करने की आवश्यकता है, राइट। तो लेकिन उन टूल्स को डेवलप करने के लिए मुझको अपने कुछ और कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज हम मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो एसएस तो एक छोटे छोटे से हमारे टूल्स होते हैं, लेकिन जब उनको हम एक किसी अच्छे तरीके से, सेंसिबल तरीके से, लॉजिकल तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वह हमको डेटा के अंदर छुपी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वांटिफाइड वे में देते हैं, राइट। तो आज हम मूवमेंट्स की बात करेंगे। हाँ, हमारे सामने एक सवाल जो सबसे पहले पूछते हैं, सर ये मूवमेंट्स का क्या होगा, राइट। क्योंकि आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ खाली एक क्वांटिफाइड इंफॉर्मेशन होगी, एक हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे, हम उनको सिर्फ डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो हम जब उसको डिफाइन करेंगे तो शायद उनका एप्लीकेशन मुझे बताना वहीं पर ही बहुत कठिन होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और जब मैं अपना मूवमेंट्स का टॉपिक ख़त्म कर लूँगा देन मैं आपको मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा में छुपी हुई इंफॉर्मेशन जो हमारे कुछ और तरीके की होगी, जो हमारी मीन और वेरिएबिलिटी से अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हम ये मूवमेंट्स क्यों निकालते हैं। हाँ, हम उसको अगर आप कहेंगे तो हम आपको बिना मूवमेंट्स की परिभाषा दिए हुए, बिना आपको मूवमेंट्स समझाए भी हम उनको आपको समझा सकते हैं, लेकिन तब शायद आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन वो आपकी अपने आप से छुप जाएगी। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आपको जो भी टॉपिक समझना है आप उसको बेसिक फंडामेंटल की निगाह से समझने की कोशिश करिए। उससे क्या एडवांटेज होगा कि जब भी हमारे हाथ में कोई एक रियल डेटा सेट आता है तो आज भी अगर हम कहेंगे कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के सफिशिएंट टूल्स नहीं है जो हमको उस डेटा में भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन को कैसे बाहर निकालें और कैसे क्वांटिफाई करें उसके बारे में बताते हैं। तो अगर मैं आपको ये मूवमेंट्स के बारे में नहीं बताऊंगा तो आपकी नॉलेज कितना मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सिर्फ उसमें ही सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको मूवमेंट्स के बारे में बता दूंगा फिर ये आपकी इच्छा है कि आप उनको कैसे इस्तेमाल करते हो और अपने डेटा में से छुपी हुई अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को कैसे बाहर निकालते हो, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको डेटा की भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज़ को अपने इस मूवमेंट्स के कॉन्सेप्ट से कैसे स्टडी करें और कैसे निकालें, कैसे उनको क्वांटिफाई करें, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, राइट। तो चलिए आज के लेक्चर में आपको सिर्फ खाली इस लेक्चर पर ही ध्यान देना है और आपको मैं जितना बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सिर्फ उतना ही ध्यान दीजिएगा। और जब कुछ लेक्चर्स के बाद में हम जब आपको इनका एप्लीकेशन बताएंगे देन आपको ये कई जो चीज़ें हैं ज़्यादा समझ में आएंगी। हाँ, उन मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, उसके बारे में हम आपको आज ज़रूर बताएंगे, राइट। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हाँ, इसके पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं ये हमारे क्या हैं, ये किसी भी एक स्टैटिस्टिकल टूल के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब है कि जैसे अगर आप अपने घर में कोई भी अगर एक खाने का सामान पकाना चाहते हैं, अगर आप हम कहें कि आप एक चावल की खीर पकाना चाहते हैं तो खीर पकाने के लिए पहले आपको उसके इंग्रेडिएंट आपको लेने पड़ेंगे, जैसे दूध, चावल, चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स इत्यादि, और सभी का अपना एक एक फ्लेवर होता है। आप अगर उनको इंडिविजुअली खाएंगे तो आपको उनका टेस्ट बिल्कुल अलग लगेगा, लेकिन जब आप उनको किसी प्रॉपर तरीके से कंबाइन कर देंगे तो शायद वो आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देंगी, एक ऐसा स्वाद देंगे जो उनके इंडिविजुअल स्वाद से बहुत ही अलग होगा और शायद जो उससे बेहतर होगा। तो उसी तरीके से हमारे मूवमेंट्स हैं, ये हमारे स्टैटिस्टिकल टूल के इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जब इनको हम ठीक तरीके से यूज़ करेंगे तो हमको ये बहुत अच्छी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यूज़फुल
इंफॉर्मेशन जो उस डेटा के अंदर छुपी हुई है और जो मुझको आंख से दिखाई नहीं पड़ रही है उसके बारे में बताएंगे। राइट, तो चलिए हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी आपको। इस लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं और वहाँ पे एक स्वयं प्रभा का लिंक होगा। आप उस लिंक के अंदर जब चले जाएंगे तो अपने कोर्स के आगे जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस लेक्चर की सारी फाइल्स वहाँ से मिल जाएंगी और वहाँ से आप उनको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको मुझे सिर्फ खाली इतना ही तो बताना है कि हमारा होम पेज क्या है हम और उसका एड्रेस क्या है। तो चलिए, हमारे होम पेज का जो एड्रेस है वो है home.iitk.ac.in/shalab/sp। SP का मतलब होता है स्वयं प्रभा। राइट, अगर आपको ये एड्रेस को याद करने में या समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। राइट, और इस QR कोड को स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में उपलब्ध किसी भी फ्रीली अवेलेबल एप्लीकेशन की आप सहायता ले सकते हैं और जब उससे आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको इसी एड्रेस पर ले आएगा। और अगर आपको यहाँ भी कोई अगर दिक्कत हो रही है तो आप इंटरनेट के कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए, वहाँ पे जा कर के आप हमारा नाम टाइप करिए, आप हमारा जो संस्थान है IIT कानपुर आप उसका नाम टाइप करिए, तो आपको उम्मीद करते हैं कि हमारा होम पेज मिल जाएगा और उस होम पेज के अंदर आकर के स्वयं प्रभा लिंक के अंदर आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। राइट, तो चलिए हम पहले कुछ बात करते हैं जहां से हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हम मान लिए अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो हमने अपना अर्थमेटिक मीन कैसे डिफाइन किया था, 1/n x bar is equal to 1/n summation I goes from 1 to n xi। और जब हमने अपना वेरिएंस डिफाइन किया था तो उसको मैंने कैसे डिफाइन किया था, सपोज 1/n summation I goes from 1 to n xi minus x bar whole square। और जो हमारा क्या था 1/, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया था, I goes from 1 to n xi square minus x bar whole square। राइट, तो अगर आप देखिए तो जिस तरीके से जो आपका मीन का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा आया, 1/n summation I goes from 1 to n xi। और जो वेरिएंस का जो स्ट्रक्चर आया इसमें से जो आपका वेरिएंस है ये आपका काहे का फंक्शन है। अगर आप देखिए तो ये 1/n summation I goes from 1 to n xi square का फंक्शन है। हाँ, इसके साथ में जो हमारा माइनस x बार स्क्वायर भी हो रहा है उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ से अगर आप इन दो स्ट्रक्चर्स को आप अगर देखने की कोशिश करिए तो आपने यहाँ पे किया क्या, आपके पास एक सिंपल ऐसा कुछ डेटा सेट था और अगर आप उसका अगर फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए इस फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होता है, जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है वो आपकी यहाँ कहीं होगी मीन वैल्यू, और ये जो पार्ट होता है ना जो हमारा मीन के चारों ओर जो हमारा कर्व का फैलाव है यह मुझको इस डेटा के वेरिएंस के बारे में बताता है। राइट, इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे दो कर्व बना दें, एक कर्व बना दें हम ऐसे करके और एक कर्व बना दें हम ऐसे करके, तो दोनों की आप अगर देखोगे कि मीन वैल्यू यहाँ पर है, लेकिन आप अगर दोनों का फैलाव देखोगे तो अगर हम कह दें ये हमारा कर्व नंबर 1 है और ये हमारा कर्व नंबर 2 है, तो कर्व नंबर 1 का फैलाव और कर्व नंबर 2 के फैलाव की अगर आप बात करते हो तो आप देखोगे कि कर्व नंबर 2 का जो फैलाव है वह ज़्यादा है। राइट, तो अगर हम कह दें कि कर्व नंबर 1 का जो हमारा वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर है और कर्व नंबर 2 का जो हमारा वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो आप इस कर्व को देख करके कह सकते हो कि सिग्मा 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 1 स्क्वायर। तो ये देखिए हमारा एक स्कैटर डायग्राम और एक जो फ्रीक्वेंसी कर्व में उसी इंफॉर्मेशन को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, यह उसके बीच में आपको एक संबंध दिखाने की कोशिश कर रहा है। राइट, और आपने क्या किया, जब आपने यहाँ पर मीन के बारे में बात करी तो आपने कोई एक फंक्शन ऐसा लिख लिया कि हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने सम करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, और जब आपने वेरिएंस की बात करी तो आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करके आपने उसका एवरेज वैल्यू निकाल ली और साथ में आपने अर्थमेटिक मीन को भी यूज़ कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मीन है वो एक ऐसे क्वांटिटी का फंक्शन है जिसका स्ट्रक्चर हमारा है 1/n समेशन xi, और जो हमारा वेरिएंस है ये हमारा फंक्शन ऐसा है कि जो हमारा समेशन xi स्क्वायर अपॉन n का फंक्शन है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, हर एक ऑब्जर्वेशन को हम सम कर रहे हैं।
आई गोज़ फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे हम चाहे तो xi ले लें, चाहे हम xi स्क्वायर ले लें, या अगर हम इन जनरल करना चाहें अगर तो हम यहाँ पे कर दें सपोज xi रेज़ टू पावर ऑफ हियर r, राइट। और r हमारा कुछ भी हो सकता है, r कैन भी हो 1 2 3 4 इत्यादि, कुछ भी हो सकता है। और इसका अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन की हम rth पावर निकाल करके अगर हम उसका अर्थमेटिक मीन अगर हम निकाल लें तो देखिए ये कुछ मेरे को जिस तरह के फंक्शंस मैंने मीन और वेरिएंस को निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनका कुछ एक जनरल स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है आपको, राइट। और उसी तरीके से अगर हम अपने मीन और वेरिएंस की बात अगर हम ऐसे करते हैं कि अगर हम वेरिएंस का देखिए, अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं कि अगर हमारा वेरिएंस हमारा है 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n और xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने हर एक ऑब्जर्वेशन के अर्थमेटिक मीन से डेविएशन निकाले और डेविएशन को हमने स्क्वायर कर दिया और उन डेविएशन का हमने एक अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, यही तो किया है। अब उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इसको ऐसा लिख दें 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n और यहाँ पे हम कर दें xi माइनस x बार, राइट। तो देखिए इसका जो पहला टर्म आएगा 1/n समेशन xi, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है। और अगर हम इसमें से अगर हम xi माइनस x बार के अगर हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो देखिए ये हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस n टाइम्स x बार अपॉन n। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, राइट, इसका ऑब्जर्वेशन का अगर हम डेविएशन निकालते हैं और डेविएशन निकाल करके अगर हम उसका अर्थमेटिक मीन अगर हम निकाल लें तो यह वैल्यू हमारी हरदम 0 आएगी। अर्थात हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम अपने सारे ऑब्जर्वेशन को मीन के सापेक्ष अगर मेजर करने की कोशिश करते हैं और जो भी हम डेविएशन को डिफाइन करते हैं उन सभी डेविएशन का अर्थमेटिक मीन हरदम 0 आएगा, अर्थात उनका मीन कांस्टेंट रहेगा, हरदम 0 रहेगा। तो अगर आप इन दो स्ट्रक्चर की अगर आप बात करने की कोशिश करिए तो देखिए ये आपको दो भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने वेरिएंस का स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने xi माइनस x बार को लिया और आपने इसको स्क्वायर कर दिया, राइट। और जब आपने मीन वैल्यू की बात करना चाहा तो आपने मीन ऑफ डेविएशन की बात करी, राइट। और आपने इस मीन ऑफ डेविएशन को आपने यहाँ पर इसकी जो पावर थी इसको आपने कर दिया है, यहाँ पर कर दिया है 1। तो अगर हम अपने इन xi माइनस x बार जो हमारे मीन से डेविएशन है उनकी बात अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए हम आपको अगली शीट में बिल्कुल साफ साफ करके दिखाते हैं। राइट, आप अगर यहाँ पे इसको आप अगर देखने की कोशिश करिए, अगर हम ये डिफाइन कर दें कि डी आई इज इक्वल टू xi माइनस x बार, ये आपकी एक बेसिक हमारी डेफिनेशन हो गई। ये काहे की डेफिनेशन हो गई, डेविएशन की, राइट। और अगर आप इन डेविएशन का आप अगर मीन निकालते हो, अर्थमेटिक मीन di, तो ये आपका हरदम 0 आ जाता है। अर्थात आप अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन आप अगर ले लीजिए और उसकी आप अगर अर्थमेटिक मीन निकालिए, हाँ कंडीशन ये है कि जो आपके डेविएशन है ये आपके अर्थमेटिक मीन से होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन या जो हार्मोनिक मीन है इससे आप अगर इसको अगर लेने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपका कुछ उत्तर अलग आ जाएगा। तो जो मैं आपको फिर से बात में आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा कि जब हम अर्थमेटिक मीन से डेविएशन को मेजर कर रहे हैं तो उसका हम अर्थमेटिक मीन लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ गई। और अगर हम इसमें से हर एक डेविएशन का स्क्वायर करके अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करेंगे तो यह मुझको वेरिएंस की बात कर रहा है। तो अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अगर हम इन जनरल अगर हम लिख दें कि हमने जो भी हमारे डेविएशंस आए हैं di, इसका मैंने रेज़ टू पावर ऑफ r कर दिया, अर्थात मैंने इसकी rth पावर को कंसीडर किया और उस rth पावर का मैंने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, i गोज़ फ्रॉम 1 to n, राइट। तो ये देखिए कि किस तरह की क्वांटिटी बन जाएगी, 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार
रेज़ टू द पावर ऑफ हेयर आर। आर आपका क्या हो जाएगा? आर आपका 1 2 3 इत्यादि हो जाएगा। हाँ, अगर आप r इक्वल टू अगर आप यहाँ पर अगर आप r इक्वल टू 0 कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार रेज़ पावर ऑफ हेयर 0। तो ये क्या बन जाएगा? 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आपका 1। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हरदम आ जाएगी 1। तो r इक्वल टू 0 पर आप देख रहे हो कि ये आपको कोई ऐसी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि ओके इसकी वैल्यू हरदम 1 आ जाएगी। तो अब हम इस वाली क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं, राइट। और हम इन जनरल एक क्वांटिटी ऐसी डिफाइन कर सकते हैं कि i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार रेज़ टू पावर ऑफ हेयर r, और इसी में अगर हम r इक्वल टू 1 अगर हम पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। और अगर हम r इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? वो आपकी क्या होगी? वेरिएंस। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4 इत्यादि करेंगे तो ये भी हमको जिस तरीके से r इक्वल टू 2 पर हमको वेरिएबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसी तरीके से r इक्वल टू 3 और 4 पर हमको हो सकता है कि डेटा की कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो उसके अंदर छुपी हुई हो, वो हमको मिल जाए, राइट। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसको मैंने दिखा दिया कि ये हमारे जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है x1 x2 xn, उनका मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन का rth पावर लेकर के अर्थात xi रेज़ टू पावर ऑफ r करके मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि मैंने अपने हर एक ऑब्जर्वेशन का उसके अर्थमेटिक मीन से डेविएशन निकाल करके उसकी rth पावर निकाल करके मैंने इस फंक्शन को निकालने की कोशिश करी। तो इन्हीं फंक्शन को हम एक्चुअली में कहते हैं मूवमेंट्स, राइट। और हमारी उम्मीद ये है कि जिस तरीके से हमने इन फंक्शंस को डिफ़ाइन किया है, तो अगर हम यहाँ पे r की भिन्न भिन्न वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वह हमको डेटा के अंदर छुपी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल करके क्वांटिफाइड वे में हमको समझा रही है। तो हमारी उम्मीद ये है कि अगर हम r इक्वल टू 0, 1, 2 पर तो हमको समझ में आ गया, क्या हम r इक्वल टू 3, 4, 5, 6 इत्यादि पर भी इनकी वैल्यू निकाल करके हम अपने डेटा के अंदर छुपी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स को बाहर निकाल सकते हैं, या हम अपने डेटा के अंदर एक अलग तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन हो जो मुझको मीन और वेरिएंस से नहीं मिल रही है, क्या हम इन फंक्शन की सहायता से उस इन्फॉर्मेशन को हम डेटा के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं? यह हमारा ऑब्जेक्टिव है और इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं मूवमेंट्स। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आपने अपना वेरिएंस डिफाइन करने की कोशिश करी थी तो आपने देखिए क्या किया था, आपने यहाँ पे डेविएशन लिए थे डी। चलिए मैं यहाँ पे कलम का रंग बदल लेता हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। मैंने अपने डेविएशन लिए थे डी और हमने इसका या तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली थी या इसको मैंने स्क्वायर कर दिया था, और स्क्वायर करके इनका मैंने अर्थमेटिक मीन मैंने निकाल लिया था, राइट। तो यह भी हमको एक अलग तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि जब आपने डेविएशन को स्क्वायर किया था तो आपको मिल गया वेरिएंस, और जब डी की आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी तो आपको क्या मिल गया था? एब्सोल्यूट मीन डेविएशन। हाँ, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को हमने जो मीडियन के सापेक्ष डिफाइन करने की कोशिश करी थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जब अगर हम मीडियन लेंगे तो हमको वहाँ पर उस मीन डेविएशन की वैल्यू कम से कम जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो वो हमको मिल जाएगी। लेकिन आपको याद अगर हो जब एब्सोल्यूट डेविएशन की बात मैंने करी थी तो मैंने इसको डिफाइन किया था 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस a, राइट। और a को जब मैंने अगर लिया था मीडियन तो इसने मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी दी थी। लेकिन ऐसा कोई आवश्यक थोड़ी कि आपको हरदम मीडियन ही लेना है, आप यहाँ पर अर्थमेटिक मीन को भी ले सकते हैं, राइट। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक अगर है तो उस वाले केस में मीन और मीडियन की दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, और दोनों के केस में फिर आपको जो भी इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो आपकी मिनिमम होगी। ओके, तो
इसी तरह की चीज़ को लेकर के हम यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, से 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे हम अपने डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार, और इसको हम कर देंगे रेज़ टू द पावर ऑफ here r। तो ये भी आपको एक अलग तरीके की इंफॉर्मेशन देगा। तो आपने देखा कि हमने अब तक जो भी अपने डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने के लिए, अपने डेटा के वेरिएशन को पढ़ने के लिए हमने इन्हीं तरीके के फंक्शंस की सहायता ली है, और अब हम उन फंक्शंस को एक ज़्यादा जनरलाइज तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको उम्मीद ये है कि अगर इसको हम कुछ ज़्यादा जनरलाइज तरीके से एक्सप्रेस कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि वह मुझे डेटा के अंदर छुपी हुई जो बाकी तरीके की इन्फॉर्मेशन है जो हम अब तक नहीं निकाल पाए हैं, उसको निकालने में हमारी सहायता करेगी। और इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स हमारे इन जनरल कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हो गई जो हमारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की, या हम कहें कि ये हमारे एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम अलग तरीके से इस्तेमाल करके हम उसमें से अलग अलग इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। राइट। तो देखिए ये हमारा होता है जो भी हम यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है मूवमेंट्स, उसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। राइट। तो अब देखिए मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया है कि ये मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और उसको हम आगे लेकर के किस प्रकार से जाएंगे। ओके, अब हम अपना जो भी एक फॉर्मल लेक्चर है जहाँ से हम इन क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। राइट। तो जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे किसी भी फ्रीक्वेंसी कर्व के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी भिन्न भिन्न कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लाइक एज सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्जन है अर्थात वेरिएशन है, उसी तरीके से हमारे पास सिमेट्री और पिकेडनेस के भी बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सिमेट्री का क्या मतलब होता है? सिमेट्री का अगर हम कह दें कि एक हमारा ये कोई कर्व है, ये हमारा इस तरीके का है, जैसे आपने किसी बेल को देखा है, बेल मतलब घंटी। राइट। तो घंटी आपकी ऐसी तो होती है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर इस लाइन के दोनों ओर इस कर्व का जो स्ट्रक्चर है सिमेट्रिक है। तो एक तो हमारा ऑप्शन ये हो गया, ये तो हमारा कर्व सिमेट्रिक हो गया। और अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई कर्व हमारा ऐसा है, राइट। और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ऐसी भी है कि ये कर्व हमारा कुछ इस तरीके का है। तो हम ये जो मैंने नीले और लाल रंग के कर्व बनाए हैं, ये कुछ आपको देखिए ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आपका कर्व जो सिमेट्रिक कर्व है वहाँ से हटने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हरे रंग का हमारा कर्व है ये हमारा सिमेट्री के बारे में बता रहा है, और जो हमारे ये लाल और नीले कर्व हैं ये हमको सिमेट्री से हमारा कितना डिपार्चर हो रहा है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। राइट। तो अब आप ये बताइए, अगर आपके पास कोई डेटा आता है और अगर आपको ये मालूम करना है कि इस डेटा का जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है, तो इसको कैसे पता किया जाए। उसी तरीके से अगर हम एक और कर्व बनाते हैं यहाँ पे, तो इसको हम कह देते हैं कर्व नंबर 1, और इसी के साथ आप अगर इस कर्व का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हम्प। राइट। ये हमारे कर्व की जो पिकेडनेस होती है इसके बारे में बताता है। पिकेडनेस का क्या मतलब है कि अगर हम एक कर्व मैंने ऐसा बनाया, एक कर्व मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया जिसका हम्प इसके इस कर्व के ऊपर का है, और एक कर्व ऐसा बना दिया जिसका हम्प इस कर्व से नीचे का है। तो अगर हम इस वाले हरे वाले कर्व को एक स्टैंडर्ड कर्व अगर हम मान लेते हैं, स्टैंडर्ड कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे इसकी बात हम आगे आपको बताएंगे। राइट। और उससे हम अगर बाकी दोनों कर्व के जो मैंने नीले और लाल रंग में बनाए हैं, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका नीला वाला कर्व है जिसको मैंने दिया है नंबर 2, अगर आप इस हम्प की बात अगर करें तो आप ये कह सकते हैं कि कर्व नंबर 2 का जो हम्प है वो कर्व नंबर 1 के हम्प से कम है। और उसी तरीके से अगर हम कर्व नंबर 3 की बात करें जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो अगर ये जो हमारा 3 नंबर का कर्व का जो हम्प है ये हमारा जो
एक नंबर का जो कर्व है हरे रंग का, उससे इसका हम्प ज़्यादा है, राइट। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पिकेडनेस। तो अब ये देखिए हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ आ गई, सिमेट्री और पिकेडनेस। ये हमको अभी तक नहीं पता है कि हमको उनको कैसे स्टडी करना है। तो ये जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, ये मुझको किसी भी फ्रीक्वेंसी कर्व की जो सिमेट्री की प्रॉपर्टी है, पिकेडनेस की प्रॉपर्टी है, हम की प्रॉपर्टी है, इसको स्टडी करने में हमारी सहायता करते हैं। और इसीलिए इस सिमेट्री को और इस पिकेडनेस को मेजर करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए हमको इन मूवमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और हम इन्हीं मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ ऐसे अपने फंक्शंस डिफाइन करेंगे जो इस सिमेट्री और पिकेडनेस को डिफाइन करने की और क्वांटिफाइड वे में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और उसमें हमारी सहायता करेंगे, राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास जैसे हमने अपने बाकी मीन और वेरिएशन को नापने के लिए मैंने दो तरह के सेटअप लिए हैं, जहाँ पर हमारा डेटा अनग्रुप्ड होता है या हमारा डेटा ग्रुप्ड होता है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने जो भी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में हमारे क्या क्या सिंबल्स होंगे, क्या क्या नोटेशंस होंगे और हम उसको कैसे समझेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। फिर हमको ये एडवांटेज रहेगा कि हम जब भी अपने किसी टूल को डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो हम उसको वहाँ पे डायरेक्टली अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए हम आपको दोनों में इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। आपको मैं जस्ट आपके रिवीजन के लिए मैं आपको अगर ये बता दूं, जब आपके पास डेटा था जो आपका अनग्रुप डेटा था या आपका ग्रुप डेटा था, तो इसमें से जब आपने अर्थमेटिक मीन की बात करी थी तो आपने कैसे डिफाइन किया था, 1/n समेशन xi i goes from 1 to n, राइट। और जब हमने ग्रुप डेटा की बात करी तो इस ग्रुप डेटा को मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में कर लिया था और इसको मैंने डिफाइन किया था i goes from here 1 to k 1/, समेशन i goes from 1 to k fi, और साथ में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था समेशन fi xi i goes from 1 to k के हमारे क्या थे, क्लास इंटरवल। उसी तरीके से जब हमने अपने वेरिएंस की बात करी थी तो हमने अनग्रुप डेटा में जब वेरिएंस को डिफाइन किया था तो हमने डिफाइन किया समेशन i goes from 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n। और उसी तरीके से जब हमने ग्रुप डेटा की बात करी थी तो हमने लिया था i goes from 1 to k समेशन fi, और फिर हमने किया था समेशन i goes from 1 to k fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर। हाँ, ऑब्वियसली ये जो x बार हमारा यहाँ से आया है, राइट। तो इसी तरीके से देखिए हम यहाँ भी अपने जो मूवमेंट्स को ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और यही वाला कॉन्सेप्ट हम आगे लेकर के आएंगे, राइट। तो जैसे कि देखिए ये वाला हमारा फंक्शन है, इसको हम कैसे एक्सटेंड कर देंगे, i goes from 1 to n से xi माइनस x बार से की पावर r, और इस क्वांटिटी को हम कैसे एक्सटेंड कर देंगे, 1/, समेशन i goes from 1 to k fi समेशन i goes from 1 to k fi xi माइनस x बार रेज़ पावर ऑफ here r, राइट। तो देखिए ये आपको मैंने पहले से बता दिया कि हम आगे क्या करने वाले हैं और क्यों हम यहाँ पे अपने सिंबल्स और नोटेशन को पहले से फिक्स करना चाहते हैं, जिससे कि हमको बाद में इन टूल्स को एक साथ समझने में आसानी रहेगी, राइट। ये छोटी छोटी बातें, इनको अगर हम पहले से क्लियर कर लेते हैं तो हमारी आगे की जो हमारी जो भी हमारे इस लेक्चर में इन टूल्स को डेवलप करने में हमारे चीज़ें आने वाली, उनको समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले जब हम अनग्रुप डेटा की बात करते हैं, अर्थात हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है किसी डिस्क्रीट वेरिएबल्स पर आए हैं, तो वहाँ पे हमारा डेटा कैसा होगा, x1 x2 xn, और हमारा वेरिएबल क्या होगा, कैपिटल X। तो ये जो x1 x2 xn हमारे क्या होंगे, ये हमारी ओरिजिनल डेटा वैल्यूज़ हैं। और अगर हम इसी चीज़ को अपने अगर हम एक किसी ग्रुप डेटा में बात करेंगे जहाँ पर हमारा जो वेरिएबल x है वो ये हमारा कॉन्टीन्यूअस होगा, तो हम क्या करते हैं, इन डेटा पॉइंट्स को हम के क्लास इंटरवल में हम डिवाइड कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे पास क्लास इंटरवल है E1 से E2, E2 से E3 इत्यादि करके EK-1 to EK, और हम इन क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है हम उसको निकाल लेते हैं। तो पहले क्लास के इंटरवल का हमारा मिड पॉइंट क्या हो गया, इस क्लास इंटरवल की जो हमारी लोअर लिमिट है E1 प्लस अपर लिमिट E2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। और उसी तरीके से हम अपने हर एक क्लास इंटरवल की विड्थ का जो विड्थ को
का जो मिड पॉइंट है उसको निकाल लेंगे और उसको हमने डिनोट कर दिया से x1, x2, xk। तो हमारे पास k क्लास इंटरवल है, तो हमारे पास k मिड वैल्यूज़ आ गई और हर एक क्लास इंटरवल का हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे f1, f2, fk। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, राइट। और हम ये बता देंगे कि यहाँ पे स्मॉल n जो हमारा, ये हमारा सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि जब हमारा अनग्रुप डेटा है तो हम x1, x2, xn से जो भी हमारी ओरिजिनल डेटा वैल्यूज़ है हम उसको ले रहे हैं, और जब हम अपने ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं तो उसी में हमारा जो x1, x2, xk है ये हमारे क्लास इंटरवल के मिड वैल्यूज़ होंगी, और f1, f2, fk हमारी उनकी करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज होंगी। ओके, अब हम बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे जिस तरीके से हमने अपने मेजर्स ऑफ वेरिएशन को डेवलप करने की कोशिश करी थी। और अगर आपको ये हमारे लेक्चर अगर याद होंगे या ध्यान में होंगे तो आपको उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब हमने अपने मेजर्स ऑफ वेरिएशन को डिफ़ाइन किया था तो हमने इस तरीके का एक स्कैटर डायग्राम बनाया था, और यहाँ पर मैंने एक कोई वैल्यू पॉइंट एक ले लिया था कैपिटल A, और कैपिटल A के अराउंड मैंने अपने डेविएशंस निकाले थे। और डेविएशंस मैंने कैसे निकाले थे? से di इज इक्वल टू xi माइनस ए, राइट। अब इसके बाद मैंने इसमें से दो काम किए थे, मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी और या इसको मैंने स्क्वायर कर दिया था, राइट। तो यही काम हम आगे भी करने वाले हैं। ओके, और बाद में आपने देखा था कि हमने a की वैल्यू को मीडियन या अर्थमेटिक मीन लेकर के हमने अपनी भिन्न भिन्न क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करी थी। तो हम इसी चीज़ को हम आगे लेकर के आने वाले हैं। और सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर हमारे पास कोई अनग्रुप डेटा है x1, x2, xn, और हमें कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक ले लेते हैं कैपिटल A, तो इस कैपिटल A पॉइंट के सापेक्ष अगर हम अपना rth मूवमेंट इस वेरिएबल x के लिए अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो देखिए इसका हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है। तो आप अगर ध्यान देंगे इसमें से देखिए मैंने क्या किया है, जो हमारे डेविएशंस आए थे d1, d2, dn, इन डेविएशंस की मैंने rth पावर को निकाल लिया है और इनका मैंने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया है, राइट। यही बात तो मैंने यहाँ पे करी है, 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n और ब्रैकेट में xi माइनस ए रेज़ टू द पावर ऑफ हियर r, और r की वैल्यू हमारी यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू होती है, r की वैल्यू हमारी हो सकती है 0 के केस में आपने देखा है कि ये मुझे कोई वैल्यू नहीं देता है, तो ये हमारी 1, 2, 3 इत्यादि कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ, r की वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकती है हम, लेकिन हम फ्रैक्शनल मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि जो हमारा r की वैल्यू है ये एक इंटीजर है। तो ये जो क्वांटिटी आई है इसको हम कहते हैं rth मूवमेंट, और इसको हम जो इंडिकेट करते हैं, जो हमारा एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, ये हमारा होता है म्यू। म्यू हमारा क्या हुआ, ये हमारा ग्रीक लेटर का जो अल्फ़ाबेट होता है, जो अंग्रेजी में हमारा होता है m, वही हमारा ग्रीक में होता है म्यू। इसको मैंने सबस्क्रिप्ट में दिया मैंने r, अर्थात कि ये इस पावर को जो हमारे यहाँ पे लिखी है उसको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक प्राइम लगा देंगे तो प्राइम का मतलब ये है कि मैंने इसको एक यहाँ पे एक जनरल पॉइंट अभी लिया हुआ है, अब इसको इंडिकेट करने के लिए। बाद में हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। तो ये हमको, अगर हम म्यू आर को हम बोल देते हैं, ये हमारा rth मूवमेंट है, rth मूवमेंट, लेकिन हमको साथ में डिफाइन करना पड़ेगा अराउंड व्हाट, अराउंड अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, व्हाट। तो हम कह देंगे अराउंड a, राइट। और इसी चीज़ को अगर हम अपने ग्रुप डेटा में अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इसको फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज़ के टर्म्स में लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी मैंने अपने मिड पॉइंट्स निकाले हुए हैं x1, x2, xk, राइट, और वहाँ से हम इसमें से a के साथ में हम इसका जो भी डेविएशन है हम उसको निकाल लेंगे। तो इसको हम कह देंगे हमारा di, और हम यहाँ पे हम इन्हीं सारी वैल्यूज़ का हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, जहाँ पर हम इस डेविएशन की जो भी हमारी rth पावर है हम उसको ले लेंगे। लेकिन अब आपका जो डेविएशन है वो आपका देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में है, और जो xi आपका क्या है, ये आपके क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज़ हैं। तो हम देखिए यहाँ पे इसी बात की हम इसी चीज़ को यहाँ पे साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वांटिटी हमने डिफाइन की है 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to k fi xi माइनस a रेज़ टू द पावर ऑफ r। k आपका क्या है, k आपके नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हैं, राइट। और आपका स्मॉल
एन क्या है, स्मॉल एन आपका सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज है, सारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी का योग। तो इस क्वांटिटी को भी हम डिफाइन कर देते हैं से म्यू आर, और इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे एक प्राइम। तो ये हमारा एक सिंबॉलिक नोटेशन हो जाएगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। और देखिए यहाँ पे हम आगे क्या आपको दिखाने वाले हैं, हम आपको थोड़ा सा आभास इसका कहते जाएंगे, तो आपको ये टॉपिक समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप यहाँ पे आप सपोज ले लेते हैं x को आपने ले लिया x बार मीन, तो देखिए, और इसी में आप अगर r की वैल्यू को पुट कर देंगे 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू 1 प्राइम, या आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर आप ले लेंगे r इक्वल टू 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू 2 प्राइम, और ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा वेरिएंस। उसी तरीके से अगर हम कहें कि अगर आप यहाँ पे r इक्वल टू 3 लेंगे, r इक्वल टू 4 लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा। ये मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है जिसको मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँगा, या r इक्वल टू 3 और 4 पे ये हमको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन देगा उसके बारे में हम निकालने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लिया r इक्वल टू 1, तो मुझको मीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, r इक्वल टू लिया 2, तो ये मुझको वेरिएंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर हमारा a की वैल्यू है x बार, राइट। अब यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि a की वैल्यू को हम ले लेते हैं 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने इस जनरल फंक्शन से a की हम भिन्न भिन्न वैल्यूज़ लेंगे, और अपने हम जो हमारे भिन्न भिन्न तरीके के मूवमेंट्स होते हैं उनको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया a इक्वल टू 0, और देखिए इन दो वैल्यूज़ में जो मैंने यहाँ पे देखिए ये लिखी हुई है और जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, इसमें से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे a इक्वल टू 0। चलिए मैं आपको यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ। आपकी वैल्यू क्या थी, i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस a रेज़ टू द पावर ऑफ r, राइट। तो इसमें से जब आपने a इक्वल टू 0 आपने पुट कर दिया, अगर अब आपकी क्या हो गई, यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू काहे में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi रेज़ टू पावर ऑफ r, राइट। तो ये जो क्वांटिटी आ गई है, जब हम a की वैल्यू को 0 लेते हैं, इसको हम बोलते हैं रॉ मूवमेंट। और ये हमारा क्या है, रॉ मूवमेंट कौन सा है, rth रॉ मूवमेंट है, ये हमारा rth रॉ मूवमेंट है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो मैंने स्लाइड में आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है सैम्पल, राइट। तो सैम्पल मैंने इसीलिए लिया हुआ है, जैसे आपको याद होगा मैंने बात भी करी थी कि हमारा सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, और हमारा स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको अपनी पॉपुलेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छिपी है उसको बाहर निकालना है, लेकिन हम उसको अपने सैम्पल वैल्यू जो हमारी डेटा वैल्यूज़ हैं उससे हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम जिस तरह के मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं उनको हम अपनी पॉपुलेशन के लिए भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और अपने सैंपल के लिए भी, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे एक अपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक डेटा है, हमारे हाथ में एक डेटा है और हमको उस डेटा में से भिन्न भिन्न तरीके की इन्फॉर्मेशन बाहर निकालनी है। इसलिए हम यहाँ पे इसका जो नाम देते हैं वो हमारा होगा rth मूवमेंट या rth सैंपल मूवमेंट या rth रॉ मूवमेंट। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारे सारे सैंपल बेस्ड मूवमेंट्स हैं, अर्थात कि जो हमको डेटा वैल्यू दी गई है हमने उसकी बेसिस पर इन फंक्शंस को निकालने की कोशिश करी है। तो देखिए इस rth रॉ मूवमेंट को हमने यहाँ पे म्यू आर प्राइम से डिफाइन कर दिया, राइट। और ये जो आपका r है ये और ये वाला r एक ही चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पे कह देंगे अगर हम म्यू टू प्राइम, तो ये हमको इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो एक्साइज हैं उनको मैंने r इक्वल टू यहाँ पे लिया है 2, अर्थात मैंने इनको स्क्वायर किया है और उनका मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकाला है, राइट। और उसी तरीके से आप अगर देखेंगे, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं r इक्वल टू 1 को, देखिए क्या हो जाएगा, म्यू 1 प्राइम इज इक्वल टू 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi। तो ये देखिए आपका क्या आ गया, ये आपका अर्थमेटिक मीन ही तो आ गया, राइट। और उसी तरीके से आप अगर म्यू टू प्राइम को देखिए तो म्यू टू प्राइम आपका क्या था, ये आपने जो वेरिएंस निकाला था, जो यहाँ पर जो हमने एस स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद अगर हो तो मैंने यही तो निकाली थी, 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। तो अगर आप इसी क्वांटिटी को अगर आप
अपने मोमेंट्स के टर्म में लिखना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या है, ये आपकी है म्यू2 प्राइम और ये क्वांटिटी क्या है म्यू1 प्राइम स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम स्क्वायर, राइट। ऑब्वियसली हमारे जो म्यू1 और जो म्यू2 हमारे हैं म्यू1 प्राइम और म्यू2 प्राइम ये हमारे सैम्पल बेस्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो देखा मैंने अपने वेरिएंस को यहाँ पर दो रॉ मूवमेंट्स की सहायता से दिखा दिया। तो अब आपको देखिए समझ में आएगा कि जो मैंने मीन और वेरिएंस की बात करी थी वो भी हमारे एक स्पेसिफिक तरह के मूवमेंट्स ही तो थे। और जब मैंने देखिए यहाँ पे लिया है r=1, तो मैंने क्या किया, जो हमारा पहला रॉ मूवमेंट था यह मुझको अर्थमेटिक मीन के बारे में बता रहा है, राइट। और इन दो रॉ मूवमेंट्स की सहायता से मैंने अपने सैंपल वेरिएंस को म्यू1 प्राइम और म्यू2 प्राइम के द्वारा एक्सप्रेस कर दिया। ओके, अब आपको देखिए धीमे धीमे समझ में आएगा कि हम इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर हम अपने ग्रुप डेटा में अगर हम a=0 के लेते हैं तो हम अपने इसी rth रॉ मूवमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 1/n समेशन i goes from 1 to k fi xi raised to the power of here r। और यहाँ भी आप अगर लेंगे r=1 तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा म्यू1 प्राइम जो आपको है 1/n समेशन i goes from 1 to k fi xi। तो ये आपका क्या है, ये आपका x बार ही तो है। और अगर आप ले लोगे यहाँ पे r=2 तो आपको क्या मिल जाएगा म्यू2 प्राइम इज इक्वल टू 1/n समेशन i goes from 1 to k fi xi स्क्वायर, राइट। और अगर आप यहाँ पे अपने अगर सैम्पल वेरिएंस की बात अगर करेंगे ग्रुप डेटा में तो आपने इसको कैसे डिफाइन किया था 1/n समेशन i goes from 1 to k fi xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी देखिए क्या है म्यू2 प्राइम और ये क्वांटिटी आपकी क्या है म्यू1 प्राइम स्क्वायर। तो हम अपने वेरिएंस को म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे कि जब आपने अनग्रुप डेटा में लिया था तो भी आपका देखिए यही फॉर्म आया था म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम स्क्वायर। और उसी तरीके से जब आपने ग्रुप डेटा लिया है तो भी आपका वेरिएंस का यही वाला फॉर्म आया है। तो इसके द्वारा मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि अगर आप चाहे ग्रुप डेटा लेंगे या आप अनग्रुप डेटा लेंगे, दोनों के केस में हम जिस तरीके से अपने मूवमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं उनकी बेसिक डेफिनेशन और उनके इंटरप्रिटेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आप a=0 लेकर के रॉ मूवमेंट्स डिफाइन करते हैं तो आपका जो पहला रॉ मूवमेंट है, दूसरा रॉ मूवमेंट है, ये आपको एक अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने में आपकी सहायता कर रहे हैं। और यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी एक महत्वाकांक्षा है कि हम जो बाकी हमारे म्यू3 प्राइम म्यू4 प्राइम इत्यादि हैं जो हमारे थर्ड फोर्थ मूवमेंट्स होंगे रॉ मूवमेंट्स, उनकी भी सहायता से हम अपने डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब अगर यहाँ पे देखिए यही बात मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि अगर आप यहाँ पे ले लेंगे आप r=0 ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा म्यू0 प्राइम इक्वल टू 1। और अगर हम ले लेंगे r=1 तो आपको क्या मिल जाएगा म्यू1 प्राइम इज इक्वल टू 1/n समेशन i goes from 1 to n xi। और ये आपका क्या है, ये आपका अर्थमेटिक मीन है जो आपने x बार के सिंबल से दिखाया था। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे म्यू2 प्राइम अगर ले लेंगे तो म्यू2 प्राइम में आपको क्या करना है, आपको r=2 करना है। और ये आपका वह हिस्सा दिखा रहा है पार्ट ऑफ वेरिएंस, जो आपके वेरिएंस का जो प्रथम टर्म था, राइट, ये उसके बारे में आपको बता रहा है। तो आप ये मान सकते हो कि जो सेकेंड रॉ मूवमेंट भी है वो आपकी उस वेरिएबिलिटी को बाहर निकालने में आपकी सहायता कर रहा है, राइट। और यही काम अगर हम अपने ग्रुप डेटा में भी करेंगे तो भी आपको देखिए वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर आप यहाँ पे कर देंगे r=0 तो म्यू0 प्राइम में मिल जाएगा आपको 1। अगर आप ले लेंगे r=1 तो आपको मिल जाएगा म्यू1 प्राइम इज इक्वल टू 1/n समेशन i goes from 1 to k fi xi। और अगर आप ले लेंगे यहाँ पे r=2 तो आपको क्या मिल जाएगा म्यू2 प्राइम इज इक्वल टू 1/n समेशन i goes from 1 to k fi xi रेज़ टू द पावर ऑफ 2 अर्थात xi स्क्वायर, राइट। तो जो आपको पहली वाली क्वांटिटी है देखिए म्यू1 प्राइम ये आपको अर्थमेटिक मीन के बारे में बता रही है x बार। और जो म्यू2 प्राइम है ये आपको जो आपके वेरिएंस का एक हिस्सा था, राइट, पार्ट ऑफ वेरिएंस एक्सप्रेशन, उसके बारे में तो बता रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे फर्स्ट मूवमेंट्स हैं वो मुझको अर्थमेटिक मीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और जो सेकेंड रॉ मूवमेंट हमारा है ये हमको उस
वेरिएंस को समझने में हमारी सहायता करने के लिए हमको एक फंक्शन के बारे में बता रहा है। और बस आप अगर देखेंगे, अगर हम r इक्वल टू 0 लेते हैं तो जो म्यू 0 प्राइम की वैल्यू आ जाती है 1, जिसका कोई बहुत ऐसा मतलब नहीं होता है। और वो दोनों में, चाहे हमारा ग्रुप डेटा हो चाहे अनग्रुप डेटा हो, दोनों के लिए हमारी म्यू 0 प्राइम 1 की वैल्यू हरदम 1 आ जाती है, राइट। म्यू 0 प्राइम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, चाहे हमारा ग्रुप डेटा हो, अनग्रुप डेटा हो या कुछ भी हो, राइट। अब हम एक काम करते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 0 ले लिया था, अब हम ले लेते हैं a इक्वल टू एक्स बार, अर्थात ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन। और हम फिर से जो आपने देखिए यहाँ पे आपने ये जो मोमेंट्स दो डिफाइन किए थे, ये वाले फंक्शन अनग्रुप डेटा के केस में ये जो हमारा आया था a, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x बार। और इसी तरीके से ग्रुप डेटा के केस में ये जो एक्सप्रेशन आया था, यहाँ पे हम a की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे x बार, राइट। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमको एक अलग तरीके का मूवमेंट मिल जाता है, और जिसको हम कहते हैं सेंट्रल मूवमेंट्स, राइट। तो अगर हमारे पास कोई एक अनग्रुप डेटा है x1, x2, xn, तो इसकी बेसिस पे हम अपना जो भी rth सैंपल बेस्ड सेंट्रल मोमेंट है उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और फिर से मैं आपको देखिए एम्फेसिस कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सैंपल। सैंपल का मतलब यही है कि हमें जो भी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं ये हमारे सैंपल के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, आपका वैल्यू क्या थी, 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस a रेज़्ड पावर ऑफ a r। नाउ मैंने a की जगह पे कर दिया x बार, और इसी क्वांटिटी को देखिए मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है, 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार रेज़्ड पावर ऑफ r। और r की वैल्यू यहाँ पे आपकी कुछ भी 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं, लेकिन 0 के केस में इस आपको मैं दिखाऊंगा फिर से, इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ जाती है 1। तो हम यूजुअली r इक्वल टू 1, 2, 3, 4 को हम कंसीडर करेंगे। और यहाँ भी आप अगर देखेंगे, अगर हम लेते हैं r इक्वल टू 1, तो देखिए म्यू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार, जो आपका क्या हो जाएगा 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार। और ये क्वांटिटी आपकी क्या है, ये भी तो x बार ही है, तो ये हो जाएगा x बार माइनस x बार इक्वल टू 0। और अगर हम r इक्वल टू 2 की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर, तो आपका म्यू 2 क्या आ जाएगा, 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n और xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, यही तो आपका था वेरिएंस। तो ये जो हमारे rth सेंट्रल मूवमेंट्स आए हैं, इनको मैंने इंडिकेट कर दिया है म्यू r से, और यहाँ पर मैंने प्राइम हटा लिया है। तो जो म्यू r हमारा है, ये हमारा जो भी आगे आने वाले लेक्चर्स में सेंट्रल मूवमेंट्स को इंडिकेट करेगा, और जब भी हम म्यू r प्राइम की बात करेंगे तो वो हमारे रॉ मूवमेंट्स की बात करेगा। और अगर हम यहाँ पे अपने ग्रुप डेटा की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास x1, x2, x के हमारे क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम अपना rth सेंट्रल मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए हम अपनी फ्रीक्वेंसीज़ की सहायता लेंगे। और उस केस में जो हमारा rth सेंट्रल मूवमेंट है, देखिए हमारा ऐसे डिफाइन होगा कि जहाँ पर मैंने xi माइनस x बार किया, जहाँ पर मैंने क्योंकि मैंने लिया हुआ है a इक्वल टू x बार, और इसकी मैंने rth पावर निकाल ली, और इसका मैंने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, i गोज़ फ्रॉम 1 to k fi xi माइनस x बार रेज़्ड पावर ऑफ a r। और इसी क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है म्यू r से, राइट। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि n हमारा सम ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज है, और x बार को हमने अपना जो भी कंटिन्यूस डेटा में हम जिस तरीके से निकालते हैं वहाँ से निकालने की कोशिश करी है, राइट। तो देखिए ऐसे हम अपना जो भी सेंट्रल मूवमेंट है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आपने देखा कि जो भी हमारा इसका जो इंटरप्रिटेशन है, ये भी हमारा बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे मैंने rth सेंट्रल मूवमेंट को अनग्रुप डेटा के फॉर्म में किया था। तो चलिए उनकी बात भी कर लेते हैं। तो अब आपने देखा है कि अगर हम r इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो चाहे हमारे पास समेशन 1/n i गोज़ फ्रॉम 1 to n से xi माइनस x बार इस पावर ऑफ एयर, अगर हम कर दें r इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाता है हमारा 1। इसलिए r इक्वल टू 0 में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू देता है। लेकिन अगर हम r इक्वल टू 1 अगर ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया r इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n x बार।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी क्या है हमारी x बार, और ये क्वांटिटी हमारी क्या आ गई माइनस n टाइम्स x बार अपॉन n, जो ये हमारा हो जाएगा 0। और अगर हम इसी में अगर हम r इक्वल टू 2 अगर हम कर देते हैं तो देखिए आपकी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। और आपको याद होगा ये क्या चीज़ है, ये आपका सैंपल वेरिएंस ही तो है। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि अपना अगर हम ग्रुप डेटा अगर हम ले लेते हैं तो ग्रुप डेटा में अगर हम r इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन n, तो जैसे देखिए समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू k fi xi माइनस x बार। और इसी क्वांटिटी को आप अगर खोलने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू k fi xi माइनस 1 अपॉन n समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू k fi x बार, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी क्वांटिटी क्या है, ये आपकी है x बार माइनस 1 अपॉन n और समेशन fi ये आपका क्या हो जाएगा n, और x बार आपका i से इंडिपेंडेंट है तो ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, n कट जाएगा, राइट। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर लेते हैं r इक्वल टू 2 आप अगर लेते हो तो आप डिफाइन कर सकते हैं 1 अपॉन n i गोज फ्रॉम 1 टू k fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, राइट। और r इक्वल टू 0 में जैसे मैंने बताया कि हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसमें μ0 की वैल्यू दोनों केस में चाहे हमारा ग्रुप डेटा हो चाहे हमारा अनग्रुप डेटा हो दोनों की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर रुकेंगे। और आप अगर देखिए तो इस लेक्चर में मैंने आपको जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में समझाने की कोशिश करी है। और आप अगर कंपेयर करेंगे कि जब मैंने लेक्चर की शुरुआत करी थी, जब मैंने आरंभ किया था, आपको शायद ऐसा लगा हो कि मूवमेंट्स क्या चीज़ होने वाले हैं, ये मेरी कैसी सहायता करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन देखिए ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स लेने के बाद में आपको नहीं लग रहा है कि मूवमेंट्स हमारे कुछ ऐसी ही चीज़ हैं जिनको हम पहले जिन क्वालिटीज़ को हम जिन कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ चुके हैं और जिनको मैंने किसी एक मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, उन्हीं क्वांटिटीज़ को तो हम इन मूवमेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम आप कहें कि अगर आपको अपने डेटा का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आपको अपने डेटा का फर्स्ट रॉ मूवमेंट निकालना है। और अगर हम कहें कि आपको अपने डेटा का वेरिएंस निकालना है तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको अपने डेटा का सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट निकालना है। और अगर हम बात करें कि जो हमारा फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट क्या होगा, तो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट हमारा हरदम 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे xi हर एक ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन के हिसाब से जब भी हम डेविएशन लेते हैं तो इसका हम जब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे इन डेविएशन का वो हरदम 0 होगा। और ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। और आरंभ में जब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे, तो हम अपनी स्टैटिस्टिकल फंक्शन को कंप्यूट करने के लिए इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को उसके मीन के अराउंड अगर हम मेजर करने की कोशिश करेंगे तो जो उसका अर्थमेटिक मीन है उसकी 100% गारंटी कि वो हरदम 0 होगा। और इससे हमको अपने बाकी कंपटीशन करने में बहुत सुविधा मिल जाती थी क्योंकि उस वक्त हमारे पास कैलकुलेटर या कंप्यूटर तरह के कोई ऐसे हमारे पास यंत्र नहीं होते थे, कोई ऐसी सुविधा नहीं होती थी जहां से हम उनको डायरेक्ट कंप्यूट कर सकें। सारा कंपटीशन मुझको हम लोगों को अपने हाथ से मैनुअल तरीके से करना पड़ता था। लेकिन इन बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आगे आने वाले समय में ये आपको आपके डेटा के अंदर जो और तरीके की हमारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आप इन चीज़ों को जरा एक बार समझने की कोशिश करिए, अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए और हम आपको अगले लेक्चर पर मिलने ज़रूर आएंगे और साथ में इन मूवमेंट्स के बारे में कुछ और भी बताएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।